हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का रैपिड करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत स्पीड में रिवाइज करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताएं, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी उन टॉपिक्स को पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। विशाखा गाइडलाइंस। देखिए, विशाखा गाइडलाइंस को सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में लॉन्च किया था। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इसमें एक्चुअली है क्या। विशाखा गाइडलाइंस एक्चुअली डील करती है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। मतलब वर्क प्लेस पे मतलब जहाँ पर वुमेन काम करने जाती है, जो भी काम करने जगह होती है, वहाँ पर अगर वुमेन के साथ कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक जजमेंट दी थी, ठीक है, जिसे कहा जाता है विशाखा गाइडलाइंस। अब इसी के बेसिस के ऊपर जो हमारी पार्लियामेंट है उसने 2013 के आसपास, आई थिंक 2013 के आसपास एक एक्ट बनाया था जिसका नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इसके अंदर क्या किया जाएगा, जितनी भी कंपनीज हैं और उन कंपनीज में अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो वहाँ पर उनको एक इंटरनल कंप्लेन कमेटी को बनाना पड़ेगा और ये मैंडेटरी है। और इस इंटरनल कंप्लेन कमेटी को हेड करेंगे एक वुमेन ऑफिसर, ठीक है, और उसके बाद 2 लीगल एक्सपर्ट्स और साथ ही साथ एक एनजीओ के मेंबर। याद रखिएगा, कहीं पर नहीं मिलेगा, नोट करके रख लो, मतलब मिल जाएगा बट फिर मैं बोल रहा हूँ तो लिख लो आप, ठीक है। और ये लोग उस केस के ऊपर जजमेंट लेंगे। और अगर मान लीजिए जो वुमेन की कंप्लेन हुई अगर उसे फ्रॉड माना गया तो वुमेन के खिलाफ केस भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो आईसीसी है, मतलब आईसीसी नॉट अपना क्रिकेट वाला, मतलब इंटरनल कंप्लेन कमेटी, इसके पास सिविल कोर्ट की पावर होने वाली है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। लेकिन आपने देखा ये तो फॉर्मल हो गया यार। व्हाट अबाउट द इनफॉर्मल, मतलब जो डोमेस्टिक लेबर हो गए, उन सब के साथ भी सेक्सुअल हरेसमेंट का केसेस आते रहते हैं वर्क प्लेस पे, तो उनका क्या किया जाएगा। देखिए, तो उनके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल कंप्लेन कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, और इवन ब्लॉक लेवल पे बनाई जाएगी और इवन ग्राम लेवल में बनाई जाएगी। और इसका भी सेम मकसद होगा कि भाई सेम सिविल कोर्ट की पावर होगी, एक वुमेन जज होने वाली है, एनजीओ होंगे, 2 लीगल एक्सपर्ट होंगे, ये सब चीज़ें अच्छे से मेंटेन की जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा विशाखा गाइडलाइंस का केस जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस से डील करता है। उसके बाद इसी के बेसिस पे पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया था 2013 में। वैसे इस एक्ट को मैंने हॉलिस्टिकली डिस्कस नहीं किया बट मैंने बता दिया अपनी तरफ से, इसी को ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है आईसीसी, ठीक है, फॉर्मल एम्प्लॉयज़ के लिए, और इनफॉर्मल के लिए एलसीसी, बस इतना ही ध्यान रखना। बाकी वैसे यूपीएससी कुछ नहीं पूछेगा इससे अभी के लिए। तो इसके बाद है श्रेया सिंघल केस। देखिए, श्रेया सिंघल केस में हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 66A को एक्चुअली में क्या किया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था। अब ये 66A क्या है, आईटी एक्ट 2000, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम आर्टिकल से न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी हम डिस्कस करने वाले हैं तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। बस इतना याद रखिएगा, श्रेया सिंघल केस डील्स विद द सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट 2000, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। इस पॉइंट को मत भूलिएगा। उसके बाद हमारा अगला केस आता है जिसका नाम है शत्रुघ्न चौहान केस 2014। देखिए, इसको मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कहा था कि अगर किसी भी पर्सन को डेथ पेनाल्टी दी गई है और अगर उसने प्रेसिडेंट के सामने मर्सी प्ली फाइल की हो और प्रेसिडेंट उसके ऊपर लंबे टाइम से डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो उस वक्त इस बंदे का राइट बनता है कि इस डेथ पेनाल्टी को कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाए, ठीक है। ये हमारा शत्रुघ्न चौहान केस 2014, ठीक है। इसके बाद है टीएमए पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस 2000। देखिए, आप सभी जानते हैं आर्टिकल 30 और जो आर्टिकल 29 है वो क्या करता है, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि भैया वो लोग अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश कर सकते हैं और खुद अपनी प्रोसीजर के हिसाब से उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें टीएमए पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की जिसमें ये कहा था कि ये जो पावर है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में अगर स्टेट चाहे, मतलब जो गवर्नमेंट है वो चाहे, तो क्या कर सकती है, इन इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चंदना दास वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था
कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, वो अपने इंस्टीट्यूशन को बिना गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के बिना आप कह सकते हैं रन कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये था कि जो गवर्नमेंट है वो इनके डे टू डे मैटर्स में इंटरफियर नहीं करने वाला है। डे टू डे मैटर एग्जाम्पल के तौर पे अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर, फिर करिकुलम, ये सब में आप इंटरफियर नहीं करेंगे। अगर कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का केस होगा या पब्लिक इंपॉर्टेंस या माल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सिर्फ तभी आप एंटर करने वाले हैं। केशवानंदा भारती केस, तो कॉन्टेक्स्ट तो आप सभी जानते होंगे। रिसेंट में अभी हमारे केशवानंद भारती जी पास्ड अवे, ठीक है। तो ये केस इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इवन आपके मेंस में भी ये केस काफ़ी काम आने वाला है। ओके, चलिए चालू करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं जब हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस टाइम पे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने सबको ये प्रॉमिस किया था कि जब भी आज़ाद इंडिया बनेगा तो वहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब सिंपल सी बात है भाई, आज़ादी तो मिल गई तो आप अपने प्रॉमिस को पूरा करो, मतलब लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करो। लेकिन लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करते समय 3 फंडामेंटल राइट्स बड़ी प्रॉब्लम कर रहे थे। एक था आर्टिकल 14 मतलब राइट टू इक्वालिटी, दूसरा था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। अब ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं है। ये आर्टिकल था टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी आपको शुरू के कॉन्स्टिट्यूशन में था। इसके बाद आर्टिकल 31 में भी राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई है। तो इन शॉर्ट 2 फंडामेंटल राइट बड़ी अड़चने ला रहे थे लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में। एक था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी और दूसरा था हमारा राइट टू इक्वालिटी, बिकॉज आप जमींदारों के खिलाफ अनइक्वल बिहेवियर करने वाले थे, इसलिए ये दोनों आर्टिकल्स हमारे लैंड रिफॉर्म्स में प्रॉब्लम कर रहे थे। और एक और आर्टिकल की प्रॉब्लम थी आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 क्या बोलता है, अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाएगा तो कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अब इस चीज़ से नेहरू जी ने निकलने का बड़ा आसान रास्ता ढूंढा, जिसको कहा जाता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके चलते नेहरू जी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31A, 31B और 9 शेड्यूल को ऐड किया, ठीक है। अब 9 शेड्यूल में क्या था, 9 शेड्यूल में हमारे नेहरू जी ने बोला कि वो सारे आर्टिकल्स प्लेस रहेंगे जो लैंड रिफॉर्म्स के साथ डील करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 और ऐसे हर स्टेट के अपने अपने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट यहाँ पर रहेंगे। और 9 शेड्यूल को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ये साफ साफ उन्होंने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बोल दिया था, ठीक है। और इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने, आप कह सकते हैं, लैंड रिफॉर्म्स की जो इम्प्लीमेंटेशन थी उसकी शुरुआत की। लेकिन लोग थे भाई इंडिया में खुश नहीं थे, तो अब लोगों ने उनको ये बताया कि चलो ठीक है, 9 शेड्यूल को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेन बात ये आई कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वही एक्चुअली में एक एक्ट है कि नहीं है। तो अल्टीमेटली आप ये बताओ, उसको चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? जरूर किया जा सकता है। तो इस चीज़ को लेके लोग कहाँ पहुँच गए, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले 1951 में होता है शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने केस ये था, आप ये बताओ जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर है क्या उसको आप आर्टिकल 13 के अंदर नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो, और अगर कर सकते हो तो फर्स्ट CA गोज अगेंस्ट द आर्टिकल 13, सो यू हैव टू डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर थोड़ा अपना दूसरा रास्ता अपना और ये बोला कि देखो यार, जो पार्लियामेंट की जो पावर हैं लॉज के रिलेटेड वो 2 टाइप की है। एक है ऑर्डिनरी लॉ बनाने की पावर और एक दूसरे है कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ बनाने की पावर। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ पे लिमिटेड है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ पे लिमिटेड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, ठीक है। और आप देखिए जो नेहरू जी ने किया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ के थ्रू किया है। तो अल्टीमेटली ये किसी भी तरीके से आर्टिकल 13 के अंदर नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं होने वाला है। अगर नेहरू जी ने इसके लिए ऑर्डिनरी लॉ पास किया होता तो वी वुड हैव डन इट, बट आप सभी जानते हैं कि भैया ये ऑर्डिनरी पावर पे हमारा राज चलता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर पे हमारा राज नहीं चलता है, ठीक है। ये चीज़ किसने कही, सुप्रीम कोर्ट ने। तो अल्टीमेटली पूरा मुद्दा ही खत्म हो जाता है। अब लोग और भी चुप नहीं बैठने वाले थे। अब लोगों ने फिर से एक बार राइट टू प्रॉपर्टी के लिए अपील की, किसमें, सज्जन सिंह केस में। और सज्जन सिंह केस हुआ था 1965 में। अब इस 1965 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शंकरी प्रसाद की जजमेंट को रिपीट किया।
बोला कि नहीं भैया, ऑर्डिनरी लॉ होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ होते हैं, हमारी सत्ता सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी पे चलती है, कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ पे नहीं चलती है। ठीक है, ये बात हुई। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज था, वो ये था कि ये इस बार जो जजमेंट आया वो 3/2 से आया था। मतलब 3 जज ने बोला कि ठीक है, शंकर प्रसाद साहब में जो भी बात कही थी वो सही है, लेकिन 2 लोगों ने अपना डिसेंट जारी किया। ठीक है, और उनमें से एक फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। अब इन्होंने यहाँ पर क्या बोला, 2 जजेस की आर्ग्यूमेंट क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे गोलकनाथ केस का बैकग्राउंड बनने वाला है। देखिए, इस केस में हमारे एक जज ने ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल रिलीजन की तरह होता है, जहाँ पर कुछ चीज़ें हमेशा इंटैक्ट रहती हैं, वो चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी, और कुछ चीज़ें विद टाइम बदल सकती हैं। आप कोई भी रिलीजन उठा के देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम, कुछ चीज़ें अभी भी इंटैक्ट हैं और उनको कभी कोई चेंज करने की बात भी नहीं करता। वेयरएस कुछ चीज़ें चेंज होती जा रही है। इवन हिंदुइज्म में तो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, सेम क्रिश्चियनिटी में भी। ठीक है, और वहीं दूसरे जज ने ये बोला था, मतलब उन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हैं रिलीजन को कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर किया था और ये बोलने की कोशिश की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें नहीं बदली जा सकती हैं, कुछ चीज़ें आपको सहेज के रखनी पड़ेंगी। यही उनका कहना था कि फंडामेंटल राइट उनमें से एक चीज़ है जिसे सहेज के रखना चाहिए, लेकिन आप इसे बदल रहे हैं। तो ये उनकी आर्ग्यूमेंट थी। दूसरे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फ्यूचर जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनकी जजमेंट ये थी, या आप कह सकते हैं उनकी आर्ग्यूमेंट ये थी कि भाई हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर है वो एक्चुअली में चाहते ही नहीं थे कि फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है उसे हटाया जाए। अगर वो चाहते तो वो आर्टिकल 13 ऐड ही नहीं करते। वो लोग जो हमारा आप कह सकते हैं जुडिशरी, उसको इतना सुप्रीम बनाते ही नहीं। ठीक है, उसको इंडिपेंडेंस देते ही नहीं, वो पूरी सुप्रीमेसी पार्लियामेंट को दे देते जैसे इंग्लैंड में है। तो अल्टीमेटली वो ऐसा चाहते ही नहीं थे। ठीक है, ये उनका कहना था। तो इन दोनों आर्ग्यूमेंट को लेके अब केस होता है गोलकनाथ केस इन 1967। अब इस बार जब सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट दे रही है तो उसके ध्यान में पीछे 2 जजमेंट चल रही है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं बदला जा सकता बिकॉज इट इज़ लाइक अ रिलीजन। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देंगे तो फिर किस बात का कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी बात ये कि आर्टिकल 13 सिग्निफाई करता है यार कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है वो रियल में नहीं चाहते थे कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाए, और खासतौर पर पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट बिल्कुल ओवर रूल कर दी और बोला कि भाई यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को हमारा जो पार्लियामेंट है वो बदल नहीं सकता है। ठीक है, मतलब यू कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट। अब लोगों ने बोला कि भाई जो पास्ट में हुआ उसका क्या। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो हमारी जजमेंट है ये प्रोस्पेक्टिव रूलिंग है, मतलब पीछे की जो भी चीज़ें थी उसके ऊपर लागू नहीं होती, लेकिन आगे से अब जो भी होगा उसके ऊपर लागू होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को लिमिट कर दिया। ओके, समझ में आया? चलो, वेल एंड गुड। अब यहाँ पर सबको लग रहा था हर चीज़ सॉल्व हो चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ गई थी। पता है क्या? इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई थी। अब जब इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी कि आपने भैया पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को लिमिट कर दिया है, और ऊपर से आई हैव टू इम्प्लीमेंट लैंड रिफॉर्म्स। तो उसके लिए उन्होंने एक 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई। देखिए, इसी के साथ साथ 25th भी आई थी, इंपॉर्टेंट है, बट नॉट हियर एक्चुअली, दिस इज मोर रिलेटेड टू DPSP। ओके, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमारी जो पार्लियामेंट उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ लॉ। मतलब इन शॉर्ट, जो शंकरी प्रसाद केस में इतने टाइम से सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रहा था, जो उसने अब खुद बदल दिया था, उसको यहाँ पर हमारे पार्लियामेंट ने एक स्टैट्यूटरी बैकिंग प्रोवाइड कर दी। मतलब इन शॉर्ट पार्लियामेंट का ये कहना था कि देखो यार, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट लॉज होते हैं ये कभी भी ऑर्डिनरी लॉ की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो इन शॉर्ट जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसको यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू कुछ भी करें तो आप ज़रूर इंटरफेरेंस करो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ के थ्रू आप इंटरफेरेंस मत करो। सेम जो शंकरी प्रसाद में सुप्रीम कोर्ट कह रहा था ना, उसी चीज़ को यहाँ पर हमारी जो पार्लियामेंट थी उसने कॉपी पेस्ट कर दिया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। तो क्या कहा यहाँ पर कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट इज़ नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13, तो आप इसको रिव्यू नहीं करोगे, ये हमारा आदेश है और मेरा वचन ही है मेरा शासन। ठीक है, ये चीज़ हमारे पार्लियामेंट साहब ने कह दिया। अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस होता है, ठीक है, जो शायद तक इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ा केस होने वाला था। ठीक है, और वो केस क्या था? दैट केस वर वेरी सिंपल, दैट इज़ कि जो हमारे केरला है, ठीक है, केरला में क्या होता है, केरला में केरला की गवर्नमेंट एक एक्ट पास करती है, केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1963,
जिसके चलते हुए केशवानंद भारती, ठीक है, उनकी जो मठ की लैंड थी उसको सरकार एक्वायर कर लेती है। अब उससे केशवानंद भारती जी थोड़े भड़क गए और वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। और केशवानंद भारती जी ने बोला कि भैया ये जो केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 है वो आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 31 के अगेंस्ट है। ठीक है, समझ में आया? ये चीज़ें उन्होंने कही। एक चीज़ और आ जाएगा, 24th अमेंडमेंट एक्ट में एक चीज़ और कही गई थी कि हाँ ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट जो लॉ है वो एक्चुअली में ऑर्डिनरी लॉ की कैटेगरी में नहीं आता है। एक और चीज़ साथ ये कही गई थी कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये भी इस आर्टिकल में कहा गया था। तो दो चीज़ें थी, एक तो ये पहले बताई और दूसरी थी कि पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। अब ये जो केस चला गया कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। और इस केस को नाम क्या दिया गया? केशवानंद भारती केस। ठीक है, केशवानंद भारती केस में अब होता क्या है देखो, सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि यस पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। पार्लियामेंट ने मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी बातें एक्सेप्ट कर ली जो पार्लियामेंट ने कही, लेकिन उसने उसके आगे एक वर्ड और ऐड कर दिया। उसने बोला कि यस यू हैव द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस यू आर करेक्ट दैट constitutional amendment act is not a law under article 13, but now the main point come, big but you cannot change the basic structure of the constitution। मतलब आप चाहो तो कुछ भी बदल सकते हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते हो। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट जो कि अगर निकाल दिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन विल कम टू द नलिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिकल 32, ठीक है, टू गेट अ फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट, अगर आप इसको रिमूव कर दोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके बाद सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, मैंडेट टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये जो सारी चीज़ें हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फॉर्म करते हैं। आप कुछ भी चेंज करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करना, बिकॉज आप सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ रिलीजन, कुछ पार्ट ऐसा है जो नहीं बदला जाएगा और इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर भी ये नहीं चाहते थे। इसलिए देखिए आपने देखा सज्जन सिंह केस कितना इंपॉर्टेंट था, दो वहाँ पर हार गए लेकिन हम हारते हारते भी जीत गए, क्योंकि हार कर ही जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ठीक है, तो ये केस फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यूज़ किया केशवानंद भारती केस में और अल्टीमेटली बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्ट्रिन प्रोपाउंड की। अब इसके बाद सरकार ने पूछा सर ये बता दो कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, अगर आप बता दोगे तो उसके हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हमारे पास कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट तो है नहीं, जैसे जैसे केसेस बढ़ते जाएंगे वैसे तो हम लिस्ट को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट सरकार को फंसा के उन्होंने छोड़ दिया। अब इंदिरा गांधी चुप नहीं बैठने वाली थी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में पार्लियामेंट ने यह कहा कि भाई एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब अगर अब पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंदर कोई भी बदलाव लाती है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको आप कह सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ आर्टिकल 368 के ऊपर कोई भी डॉक्ट्रिन या कोई भी लिमिटेशन नहीं लगती है। मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑल सब बकवास है, हटाओ इसको। आर्टिकल 368 बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, फ्री है। और अगर आर्टिकल 368 के अंदर कोई भी अमेंडमेंट लाई जाती है और किसी भी पार्ट को बदला जाता है तो यहाँ पर कोई भी बंदा सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट जो केशवानंद भारती में एक रूलिंग आई थी उसको आपने फिर से पलट दिया यार। तो बड़ी मुश्किल से बेसिक स्ट्रक्चर लेके आया और आपने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर आर्टिकल 368 के ऊपर लगेगा ही नहीं और आर्टिकल 368 को आप इवन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद होता है मिनर्वा मिल केस। और मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई सबसे पहली बात तो हमने आपको पिछली बार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था, तो उसी के अंदर हम एक नया एडिशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है जुडिशियल रिव्यू। मतलब जुडिशियल रिव्यूज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया? तो मतलब जो आपने अमेंडमेंट की है ना कि यू कैन नॉट कम टू द कोर्ट, सो भाई वो तो भूल जाओ, लोग तो आएंगे बिकॉज इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी बात आपने क्या कही है कि देयर इज नो लिमिटेशन, नो देयर इज अ लिमिटेशन इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो केशवानंद भारती केस की जो जजमेंट थी उसको दोबारा यहाँ पर इंप्लीमेंट किया। अब इसके बाद एक आखिरी इंपॉर्टेंट केस होता है रिगार्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज IR कोहेलो केस।
अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, मतलब एक्चुअली लोगों ने ये पूछा था कि भैया जो शेड्यूल 9 है उसका क्या होगा। बिकॉज क्या हो रहा था आपको बताता हूँ कि अब जैसे ही केशवानंद भारती केस आ गया तो पार्लियामेंट कई ऐसे लॉ पास करते थे जो वो नहीं चाहते थे कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर जाए। तो उस टाइम पे हमारा जो पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भैया शेड्यूल 9 के ऊपर बैन टाइप का लगा है, ब्लैंकेट बैन है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अंदर नहीं घुसेगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि जितने भी लॉज हैं जो हम नहीं चाहते कि जुडिशरी चैलेंज करे उसको हम क्या करते हैं, यस वेरी गुड, इसके अंदर डाल देते हैं। अब कुछ लोगों ने अपील कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया देयर इज़ नो ब्लैंकेट बैन ओवर शेड्यूल 9। हमने पहले भी कहा था 1973 के बाद जो भी आप ऐड करोगे शेड्यूल 9 में उसको हम चैलेंज कर, मतलब उसको हम रिव्यू कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली 1973 के बाद जो भी एडिशंस हुए हैं उनको हम रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई लॉ खराब है तो आओ फिर देखते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए केशवानंद भारती केस को क्लोज किया। अब देखो केशवानंद भारती केस में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। सबसे पहली बात तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में कहा था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दिस फंडामेंटल राइट, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो जजमेंट थोड़ी सी गलत हो गई थी। पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट याद रखना कि बस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वो लोग ना बदले, बाकी जो बदलना है बदलते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब गोलकनाथ चेंज हो गया ना, हाँ चलो ठीक है। इसके बाद आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक और जजमेंट दी थी, वो थी रिगार्डिंग द प्रीएम्बल, ठीक है। इससे पहले बेरूबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रीएम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बनाया था, लेकिन अब आर्टिकल 90 मतलब केशवानंद भारती केस 1973 में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया इट इज़ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 2 मेजर चेंजेस किए गए थे। तो ये था हमारा पूरा केशवानंद भारती केस। आई नो इट टुक अराउंड 16 मिनट्स, बट ट्रस्ट मी इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाले, और इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस था, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में मैंने डिस्कस किया। नो फंडामेंटल राइट्स टू क्लेम प्रमोशन इन रिजर्वेशन। देखो आप सभी जानते होंगे रिजर्वेशन से रिलेटेड 3 प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहला है आर्टिकल 16 क्लॉज 4, और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये बोलता है कि अगर सरकार कभी भी बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में कोई भी अपॉइंटमेंट करना चाहे तो उनको किसी भी टाइप का रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है, या कोई भी प्रोविजन रिलेटेड टू रिजर्वेशन बना सकती है। उसी प्रकार से आर्टिकल 16 क्लॉज 4A में लिखा हुआ है कि अगर सरकार कभी भी SC ST के लिए प्रमोशन करना चाहे तो वो किसी भी टाइप का रिलेटेड रिजर्वेशन का प्रोविजन बना सकती है। तो इन शॉर्ट SC ST के प्रमोशन के लिए, बैकवर्ड क्लास के अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट किसी भी तरीके का रिजर्वेशन प्रोविजन बना सकती है। ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4A बोलता है। बस याद रखना 16 क्लॉज 4A में मतलब 16 क्लॉज 4 में बैकवर्ड क्लासेस के बारे में लिखा है, और 4A में यहाँ पर प्रमोशन के बारे में लिखा है, वो भी स्पेसिफिकली टू SC and ST एम्प्लॉइज़, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट में जो डिफरेंस है उनको याद करके रख लेना बस, और बाकी तो सेम है कि भैया कोई भी रिजर्वेशन का प्रोविजन सरकार बना सकती है, ठीक है। उसी के प्रकार से एक और आर्टिकल है आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 ये बोलता है कि भाई जो हमारी शेड्यूल कास्ट है और जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनका गवर्नमेंट सर्विसेज एंड पोस्ट पे क्लेम होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना ये क्लेम किसी भी तरीके से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को डिक्रीज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेगा तो यू कैन नॉट गिव द रिजर्वेशन, ठीक है। ये आर्टिकल 335 का कहना है। अभी देखिए रिसेंट में हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा है कि ये जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है और जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4A है उसके अंदर जो रिजर्वेशन की प्रोविज़न है वो इनेबलिंग प्रोविज़न है, मतलब वो सरकार के डिस्क्रिशन के ऊपर है कि सरकार एक्चुअली में आपको प्रमोशन या रिजर्वेशन देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है, ठीक है। और अगर सरकार मना कर दे रिजर्वेशन देने में तो आप कोर्ट में आके ये नहीं कह सकते कि भैया वो जो सरकार है उसने आर्टिकल 16 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की अवहेलना की है। नहीं, ये सब डिस्क्रिशनरी क्लॉज है, इनेबलिंग क्लॉज है। ये स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन में, अगर वो देना चाहेंगे देंगे, नहीं देना चाहेंगे नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो आप हमारे पास कोर्ट में भागते भागते नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव नो राइट ओवर द रिजर्वेशन। बस ये एक इनेबलिंग क्लॉज है, बस यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कही। और इसके बाद एक और चीज़ है कि अगर आप प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहते हैं SC ST को, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दोबारा रिपीट किया। तो भैया आपको हमारी M नागराज जजमेंट याद होगी, जिसमें आपको सबसे पहले क्वांटिफिकेशन ऑफ डेटा दिखाना, मतलब आपको ये दिखाना है कि जिस क्लास को प्रिजर्वेशन देना चाहते हैं वो एक्चुअली में बैकवर्ड है। दूसरी चीज़ आपको ये बतानी पड़ेगी कि भाई जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें इनकी अंडर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है बहुत ही कम है। और तीसरा ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी कम ना हो,
तो उसमें से जर्नल सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो पहली लिमिट थी उसको हटा दिया था, ठीक है, लेकिन अभी भी दूसरी लिमिट और तीसरी लिमिट को फॉलो करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अभी यही चाहती है कि आप लोग इस नागराज जजमेंट को दोबारा रिव्यू करें। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। कीहोतो होलोहान केस, देखिए आप सभी जानते हैं पार्लियामेंट ने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के दौरान एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस किया था। एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर अगर कोई भी एमपी या एमएलए अपनी पार्टी को चेंज करता है या डिफेक्ट करता है तो उस वक्त उस हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लाइक इन केस ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इट विल बी स्पीकर, वेयर इज इन केस ऑफ राज्यसभा इट विल बी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो उस केस में अगर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो क्या कर सकते हैं, इन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं जो भी लोग अगर अपनी पार्टी को डिफेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक और प्रोविज़न एडेड था कि भाई यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पावर है आप उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये कहा गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर, मतलब नॉट सुप्रीम कोर्ट, जो स्पीकर हैं उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया। ऐसा देखने को मिल रहा था कि जो स्पीकर है वो न्यूट्रल होकर काम नहीं कर रहे हैं, बड़े ही आर्बिट्री मैनर में काम कर रहे हैं अपनी पार्टी को एडवांटेज पहुंचाने के लिए। तो वो किसी को भी डिस्क्वालीफाई कर दे रहे हैं और जिसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए उसको डिस्क्वालीफाई कर नहीं रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में आ रहे थे। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कीहोतो होलोहान केस में ये कहा कि भैया जो स्पीकर की पावर है ओके टू डिस्क्वालीफाई एन एमपी और एमएलए, वो जो आपने लिखी है ना जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आती है, वो एक्चुअली आपने गलत लिख दिया गलती से। पता है क्यों? बिकॉज हमने मिनर्वा मिल केस में बोला था कि जुडिशियल रिव्यू है दैट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और आप कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारे स्पीकर की पोजीशन है वो भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएगी ही। अब लोगों ने बोला कि भैया लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है स्पीकर के डिसीजन को चैलेंज नहीं किया सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एजमेंट सही थी बिल्कुल भी कि भैया हाँ जुडिशियल रिव्यू तो बेसिक स्ट्रक्चर है तो चैलेंज तो किया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो साफ साफ लिखा है कि स्पीकर की पावर को चैलेंज नहीं किया जाता किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, उसमें ये बोला कि भाई जब स्पीकर लोगों को डिस्क्वालीफाई करते हैं उस टाइम पे ही इज़ नॉट एक्टिंग एज अ स्पीकर, ही इज़ एक्चुअली एक्टिंग एज अ ट्रिब्यूनल, और हर एक ट्रिब्यूनल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का पूरा पूरा हक होता है। तो अब लोग चुप हो गए क्योंकि अगर आर्ग्यूमेंट भी सही थी और ये काम भी सही था। तो अल्टीमेटली कीहोतो होलोहान केस के बाद से जो हमारे स्पीकर हैं उनकी जो पावर है रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज और एमएलए वो चैलेंज हो सकती है कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद अगला केस हमारे सामने आता है अनुराधा बासीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स रिट पिटीशन। अभी आप सभी जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही बड़ा इंटरनेट शटडाउन था, तो उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ ऑब्जर्वेशंस ली हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सबसे पहली बात तो ये कि जो इंटरनेट शटडाउन है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्प्रेरी पीरियड के लिए हो सकता है, आप इसे इनडेफिनेट पीरियड के लिए नहीं लगा सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप नोटिस करेंगे तो सरकार ने जो इंटरनेट शटडाउन लगाए थे उसको लगाने के लिए सरकार ने सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी को यूज़ किया, इसके बाद टेलीग्राफ एक्ट को यूज़ किया और आईटी एक्ट को यूज़ किया, जिसमें सबसे ज़्यादा सरकार ने सेक्शन 144 को यूज़ किया बिकॉज इन दोनों में थोड़ी सी लिमिटेशन थी, ठीक है। तो सेक्शन 144 के अंदर जो गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती थी ना वो उसे कभी पब्लिश नहीं करती थी। तो सिंपल सी बात है, जब पब्लिश नहीं करोगे तो जुडिशरी इसको स्क्रूटनाइज कैसे करेगी। तो अब यहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया आप 144 के अंदर जो भी जजमेंट्स या जो भी ऑर्डर्स पास करने वाले हैं वो आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने पब्लिश करने पड़ेंगे। अगर वो मैलाफाइड इंटेंशन के साथ ड्रॉ किए गए होंगे तो वी विल डिक्लेयर दैट इज एज नल एंड वाइड, ठीक है। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भैया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू इंटरनेट इज़ अ फंडामेंटल राइट, मतलब आप अपनी बातों को इंटरनेट के थ्रू रखते हो। उसी प्रकार से आप जो ट्रेड एंड कॉमर्स करते हो वो भी आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो, जैसे मूल्याइज चल रहा है दैट इज़ अ ट्रेड एंड कॉमर्स दैट इज़ गोइंग थ्रू इंटरनेट। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। इसके साथ ही साथ जो इंटरनेट शटडाउन्स लोग करते हैं वो जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर में आएंगे, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि आप शटडाउन करके भूल जाओगे, हम कभी भी उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनुराधा बासीन केस में की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है मेंस के लिए काम आ जाए अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है। बिकॉज आप सभी जानते हैं दिस टाइम इंडिया हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द शटडाउन कैपिटल और यू कैन से इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस केस पे इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके बाद आता अगला केस दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो सबसे पहले आप ये बताओ यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है। देखिए इसका मतलब ये होता है कि इंडिया के हर एक सिटीजन के लिए उसके जो भी पर्सनल लॉज हैं या उसका पर्सनल लाइफ है
उसमें आपको यूनिफॉर्म लॉज देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पर्सनल लाइफ क्या होती है आपकी, मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, प्रॉपर्टी, ये सब आपकी पर्सनल लाइफ है, आपका पर्सनल स्टेटस है। तो यहाँ पर हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को इररिस्पेक्टिव ऑफ इस कास्ट, रिलीजन, ट्राइब, इक्वल राइट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर अभी आप देखें तो जो मैरिज की बात करें, मुस्लिम्स जो होते हैं उनको 2 मैरिज अलाउड है, लेकिन इंडियंस को, या आप कह सकते हैं इंडिया में हिंदूज़ को सिर्फ और सिर्फ 1 मैरिज अलाउड है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के पर्सनल लॉ डिफर करते हैं। ऐसे ही चेंजेस आपको हमारे प्रॉपर्टी लॉज में देखने को मिलेंगे, डाइवोर्स के लॉज में देखने मिलेंगे। तो अल्टीमेटली यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बोलता है कि भैया हम इंडियन सिटीजन्स को रिलीजन के भाव में, कास्ट के भाव में और ट्राइब के भाव में नहीं बांटना चाहते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ हर किसी को एक सिंगल पर्सनल लॉ प्रोवाइड करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हर कोई सिर्फ और सिर्फ एक ही शादी कर सकता है, हर किसी को डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट आना पड़ेगा, और हर किसी को, मतलब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको राइट टू प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर आएंगी। मतलब इन शॉर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिस्ट ये होता है कि हर रिलीजन के पर्सनल लॉज को रिमूव किया जाए और एक सिंगल पर्सनल लॉ को अडॉप्ट किया जाए। ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बैक्ड होगा। ठीक है, तो ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 44 में लिखा हुआ है। इसमें यह लिखा हुआ है सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने हर एक सिटीजन को यूनिफॉर्म लॉ प्रोवाइड करे, भले वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो। लेकिन ये एक DPSP है, मतलब सरकार के ऊपर ये कंपलसरी नहीं है। मतलब दीज आर नॉन जस्टिशिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो अभी तक यही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में कहा कि भाई अभी तक आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला पाए, 70 साल हो गए आज़ादी के, कुछ तो करो यार। ठीक है, तो इवन अगर आप देखें लॉ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में इसे थोड़ा सा मना किया और बोला कि थोड़ा सा कंसल्टेशन करो और सोसाइटी में पीस बनाओ, उसके बाद ही इसे इंप्लीमेंट करो। तो अभी तो था नियर टाइम में बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं अगले आर्टिकल में, जिसका नाम है पब्लिक प्लेसेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड इनडेफिनेटली। आप सभी जानते हैं शाहीन बाग प्रोटेस्ट, जो कि सिटीजनशिप लॉ के अगेंस्ट चल रहा था, लगभग 100 दिनों से ऊपर चला, और यहाँ पर इन लोगों ने पब्लिक रोड को ब्लॉक करके रखा था। शाहीन बाग जो रोड थी उसको ब्लॉक करके रखा था, जिससे लोग काफ़ी तकलीफ भी हो रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि भैया राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इज़ देयर फंडामेंटल राइट। वो पीसफुल प्रोटेस्ट करने की उन्हें पूरी आज़ादी है, वो आज़ादी उनसे कभी कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पब्लिक प्लेसेस को इनडेफिनेट टाइम के लिए ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको डिसेंट देने का मौका देता है, लेकिन वो किसी भी तरीके से किसी और पर्सन को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि पब्लिक प्लेसेस को इनडेफिनेट वे पे ऑक्यूपाई नहीं करना है, लेकिन आप अपना प्रोटेस्ट शो करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस को इनडेफिनेटली ऑक्यूपाई करने का इंटेंशन शो करते हो, तो उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको वहाँ से उठा के हटा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आर्टिकल 19 फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी जानते हैं 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज से क्या बोलता है भैया, यू हैव राइट टू स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आपके साथ, और जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं माउस से, हैंड से, प्रिंट मीडिया से, या फिर कैनी फ्रॉम एनी अदर मीडिया। इसके साथ ही 19 क्लॉज 2 ये बोलता है स्टेट इसके ऊपर अभी भी लिमिटेशन लगा सकते हैं, और 19 क्लॉज 3 ये बोलता है कि इस पर कौन कौन से ग्राउंड के ऊपर लिमिटेशन लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिबर्टी, दैट इज यू कैन से सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेजिस्लेचर, डिफेमेशन, ये सब चीज़ें आती हैं। ऑलरेडी मैं इसे 3-4 बार डिस्कस कर चुका हूँ, तो आई थिंक अब आपको ये तीनों पॉइंट्स तो रट ही गए होंगे। ठीक है, बस यही इंटेंशन था मेरा।